Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 7. Welcome to your science class. Today we are going to start chapter number 3, the periodic table. And in today's lesson, we are going to discuss the introduction of the periodic table. And this topic is mentioned on page number 32 and onwards. Now, students, first you have to focus on the टॉपिक और द चैप्टर नेम द पीरियोडिक टेबल। जिस तरीके से आप अपनी क्लास में जब एंटर होते हैं फर्स्ट टाइम, जब आप न्यू क्लास में जाते हैं, तो आपके सामने टीचर जो हैं वो एक ऐसा टेबल रखते हैं जिससे फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि आपने अपने जो पीरियड्स हैं वो कैसे लेने हैं, आपने अपने सब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट पीरियड्स हैं वो कैसे लेने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बाकायदा ये बताया जाता है कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये आपकी क्लासेस हैं, और डेज़ और टाइम ये सारा आपको मेंशन कर दिया जाता है, डेज़ और टाइम। इसमें फिर आपको ये बताया जाता है कि आपका फ़र्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड सो ऑन ये किस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो फ़र्स्ट पीरियड जो है वो मंडे को साइंस का ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने क्या किया है, आपने अपना पूरे हफ्ते का जो स्केजुअल है वो एक अरेंज कर लिया है। तो जिस तरीके से आप एक टाइम टेबल को यानी आपका जो क्लास का टाइम टेबल होता है उसको अरेंज करते हैं और आपकी टीचर या तो उनको अरेंज करके आपको देती हैं, तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो केमिस्ट हैं, उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसमें हमने एलिमेंट्स की एक बाकायदा अरेंजमेंट की हुई है। जिस तरीके से आपका टाइम टेबल है, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक और टेबल दिखा रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें एलिमेंट्स को बाकायदा डिफरेंट लाइंस और यानी यूँ समझने के कॉलम और रॉज में अरेंज किया हुआ है, और इन कॉलम्स और रॉज को पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया है। तो ये आपके क्या है, पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट है जो कि आपके सामने इस तरह से नज़र आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपना एक क्लास का टाइम टेबल देखा, इसी तरह एलिमेंट्स का जो टाइम टेबल होता है, यानी टाइम हम उसमें से हटा दें तो एलिमेंट्स का जो टेबल होता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। तो एलिमेंट्स की तरतीब का जो टेबल है उसको पीरियोडिक टेबल, और आपकी क्लास के सब्जेक्ट का टाइम के अकॉर्डिंग जो एक सेटिंग है, अरेंजमेंट है, उसको टाइम टेबल कहते हैं। तो देखें कितना करीब आपका डिफरेंस आपको नज़र आ गया। नाउ फोकस ऑन योर बुक रीडिंग, पेज नंबर 32। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन एनीथिंग एज ए स्मॉल एज एन एटम। अगर हम कोई भी चीज़ जिसका हम अपने इर्द गिर्द में तस्वर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है जो किस चीज़ से मिलकर बना है, ये एटम से मिलकर बना है। यानी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा क्या है, एटम है। किस तरीके से, जैसे कि एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक है, दीवार, हम बात कर रहे हैं वॉल की। एक दीवार आपने बनानी है और आपने इस दीवार के अंदर क्या चीज़ रखेंगे जिससे ये दीवार बनती चली जाएगी, तो आपने इस दीवार को बनाने के लिए इसमें ईंटों का इस्तेमाल करना है। ईंटें क्या हैं, यानी ब्रिक्स क्या हैं, कि वो इस दीवार के छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो ब्रिक्स क्या हुई, यानी ब्रिक्स की मदद से ये दीवार बनी। तो इसी तरीके से एटम्स क्या हैं, एटम्स तो यही छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनकी मदद से एलिमेंट फॉर्म होंगे। यानी एटम क्या है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा। जिस तरह से ब्रिक जो है, एक ब्रिक क्या है, एक वॉल का छोटा सा हिस्सा। अगर एक ईंट है तो ये एक ईंट जो है वो एक ब्रिक जो है वॉल का छोटा सा हिस्सा। इसी तरह एटम भी एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा होता है। और हमें इनका जो साइज़ है उनको बहुत ही मुश्किल से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। हम इनके साइज़ के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं, इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। और कितना छोटा होता है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर, आपने देखा होगा स्केल के अंदर से 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का फासला कितना होता है, आप स्केल के अंदर अगर गौर से देखें तो 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटी सी यानी एक वैल्यू है जो कि आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप उस 1 सेंटीमीटर एरिया में
एटम्स को रखें तो वहाँ पर ना 1 2 3 4 एटम्स नहीं आएंगे, तकरीबन उस 1 सेंटीमीटर एरिया में 100 मिलियन जो है तकरीबन आपके एटम्स आ सकते हैं उस 1 सेंटीमीटर एरिया में। यानी अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब वो 1 सेंटीमीटर वाली चीज़ भी आपको इतनी करीब से अगर आप देखें तो नज़र आती है, तो 100 मिलियन एटम्स यानी 100 मिलियन एटम जो हैं वो आपके कितने एरिया में आ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक सिर्फ एटम अगर उस 1 सेंटीमीटर में आप कंसिडर करें तो क्या वो आपको नज़र आएगा। तो एटम का साइज इतना छोटा है कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर में 100 मिलियन एटम्स ही समा सकते हैं, आ सकते हैं। यानी आप उनको नाप नहीं सकते, आप उनका साइज़ जो है वो मेजर नहीं कर सकते। एंड डिस्पाइट दिस साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट एटम्स। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक चैलेंज की शक्ल में चीज़ सामने आ गई कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक चैलेंज के तौर पे इसको कबूल किया कि हम एटम का जो है वो साइज़ मालूम करके छोड़ेंगे, एटम्स के बारे में मालूम करेंगे कि एटम्स क्या हैं। सो साइंटिस्ट करेंटली बिलीव दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस। अब साइंटिस्ट के जहन में जो पहली चीज़ आई वो क्या आई, साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा कि अगर हम एक एटम के अंदर के हिस्सों को डिस्कस करें कि एटम क्या चीज़ है, तो एटम एक डेंस न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। यानी उन्होंने सबसे पहले एटम के अंदर क्या चीज़ देखी, एटम के अंदर उन्होंने एक न्यूक्लियर पार्ट देखा, ये न्यूक्लियस का हिस्सा देखा, और उस न्यूक्लियर पार्ट में उन्हें 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी हिस्से नज़र आए, जिसमें एक हिस्से को जो है उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल कह दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये शेडेड एरिया में कह देती हूँ कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है, और एक हिस्सा उनके पास ऐसा भी था जिसको उन्होंने यानी कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ कह दिया कि न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी न्यूट्रल हिस्सा है। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक एटम को क्या कहा, कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसके गिर्द जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर, डिफरेंट सर्कल्स के अंदर, इस तरह से उन्होंने कहा कि यानी सर्कल अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो एक क्लाउड बना हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, और उसको उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया कि एक सर्कल बना के उसमें नेगेटिव चार्ज लिख दिया। इसी तरीके से एक तरफ और सर्कल बना के नेगेटिव चार्ज बना दिया, और फिर अगर मज़ीद आप सर्कल या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनाए तो ये 1 2 3 हो गए। अब जब पूरा उन्होंने एक एटम के स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है, ये डेंस एरिया है एटम का, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। While this nucleus consists of 2 important particles, इसमें 2 important जो हैं वो particles हैं, and the nucleus first of all contain the positively charged particle, and this positively charged particle is called the positive protons। इनको नाम उन्होंने दे दिया पॉजिटिव प्रोटॉन, क्योंकि इन पे क्या था, इन पे पॉजिटिव चार्ज था। इसी तरीके से जो दूसरे इनको पार्टिकल्स अंदर नज़र आए साइंटिस्ट को, वो क्या थे, वो न्यूट्रल थे, उन पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इनको कह दिया न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर इन पे कोई चार्ज उनको नज़र नहीं आए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 0। देन उन्होंने एक चीज़ और इसमें फाइंड आउट की, वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनको नाम दे दिया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव मीन माइनस, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इनका नाम था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या कहा, एटम का जो थियोरेटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्क्राइब किया वो क्या था, दैट एटम इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द dense nucleus first of all, and this nucleus is actually surrounded by the negatively charged mean negatively charged electrons, and the nucleus contains positively charged particles which are the positive protons along with the electrically neutral neutrons. So this is the complete structure of an atom that was proposed by the scientists theoretically.
Now, students, scientists have taken over 100 years. साइंटिस्ट को ये पूरी जो डिस्कवरी थी एटम की, इसको बनाने में, एटॉमिक मॉडल पेश करने में तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा। और ना सिर्फ ये कि 100 साल पहले जो रिसर्चेस थी वो जारी थी, अभी तक जारी हैं, बल्कि साथ साथ अभी भी ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें एटम को मज़ीद जानने की कोशिश की जा रही है। सो बिलो आर सम ऑफ द scientists who have made important discoveries about the structure of atom. So some of the discoveries or some of the basic concepts which were proposed by different scientists about atom. So concepts about structure of atom will be the next topic. Structure of atoms or structure of an atom. एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के तसव्वुरात, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्कवरीज़ या जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, वो सामने आई। तो हमने देखा कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डाल्टन इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी है वो एक्चुअली एक इनिशिएटिव थी टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्क आउट दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम। यानी जॉन डाल्टन की अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जॉन डाल्टन क्या थे, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया, ये पहले साइंसदान थे कि पहले केमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम। यानी उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम्स। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम्स से मिलकर बनी है। Now Dalton find out that water could only evaporate into the air if water and air were made of particles that could mix together. अब डाल्टन की जो एक सिंपल सी रिसर्च थी, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि पानी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर पानी को अगर आप एक ज़मीन पर या किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो डाल दें तो थोड़ी देर में पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक फिनोमेना उनके सामने आया कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर कुड ओनली बी टेकन प्लेस या कुड टेक प्लेस। यानी क्या मतलब हुआ कि वाटर की इवेपोरेशन कैसे हो सकती है, वाटर के साथ से हवा में इवेपोरेट हो सकता है कि अगर वाटर और एयर जो हैं वो किसी ख़ास किस्म के पार्टिकल से मिलकर बने। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहाँ हो रही है, इनटू एयर। कहाँ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ग्लास में पानी ले लें और थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको सनलाइट में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लास में वाटर का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वाटर का लेवल क्यों कम हुआ, क्योंकि वाटर वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से पानी गैशियस फॉर्म में इवेपोरेट कर रहा है। इवेपोरेशन हो रही है, वो पानी की इवेपोरेशन हो रही है। कहाँ हो रही है, इनटू एयर, हवा में वो इवेपोरेट हो रहा है। पानी हवा में गैशियस फॉर्म में छोटे छोटे बबल्स की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता एस्केप कर रहा है। अगर डाल्टन के ख़्याल में कि पानी और एयर अगर दोनों किसी ख़ास पार्टिकल से मिलकर बने और उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू एयर कैन बी डन वेरी इजीली। यानी बहुत इजीली ये जो है वो हो सकती है कि अगर वाटर और एयर किसी ख़ास पार्टिकल से बने हों। ऑब्वियसली ये ख़ास पार्टिकल्स क्या हैं, ये ख़ास पार्टिकल्स जो हैं यानी वाटर और एयर की जो कॉम्बिनेशन है ये एटम से रिलेटेड है, ये एटम से मिलकर बने। क्लियर। नाउ डाल्टन देन हैड द आइडिया दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। अब उन्होंने हर चीज़ को क्या कहा कि हर चीज़ जो है वो दुनिया में जो भी है वो किससे मिलकर बनी है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। नाउ विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और एनीथिंग सिंपलर। अब उनके ख्याल में अगर दुनिया की हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसमें उन्होंने मेन जो फोकस किया वर्ड का वो एटम्स, यानी उन्होंने कहा कि वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स हैं। दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि एटम्स वो छोटे से छोटा हिस्सा होते हैं किसी भी सब्सटेंस का विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। यानी एटम को मज़ीद
छोटे छोटे जो पीसेस हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, उनमें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कुड नॉट बी, यानी उन्होंने एटम की एक शनाख्त ये बता दी, कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इसको यानी एटम्स को आप मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में तकसीम नहीं कर सकते। सो ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स। अब उन्होंने, जैसे कि मैंने बता दिया कि जॉन डॉल्टन ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, एटम्स। क्या, किस हवाले से डेफिनेशन उन्होंने दी कि एटम्स आर दोज पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। किसी भी चीज़ में अगर आप उनको डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो अपने सादा से सादा पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं होंगे, तोड़े नहीं जा सकेंगे। और फाइनली दीज पार्टिकल्स according to John Dalton were called atoms. So he called these particles atoms. Now Dalton also thought different atoms had different weights and did experiment to prove it. अब यहाँ तक जॉन डॉल्टन की रिसर्च ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके डिफरेंट वेट्स होते हैं। एटम्स हैड वेट अकॉर्डिंग टू हिम, यानी एटम्स का एक ख़ास वज़न होता है। एटम्स को जो है वज़न की बुनियाद पर भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको प्रूव किया, बाकायदा बताया कि एटम्स भी वज़न रखने वाला कोई पार्टिकल है, यानी अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि दुनिया में अगर मौजूद है तो इसका मतलब है हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न होता है। लिहाजा एटम्स या डिफरेंट एटम्स के भी डिफरेंट वेट्स होते हैं। सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स or main ideas were presented by John Dalton. Then we have the next scientist, and the next scientist who proposed the basic concept about the structure of atom was Joseph John Thomson. Joseph John Thomson. एंड इन सिंपल इनके शॉर्ट में इनको जे थॉम्सन के नाम से भी याद किया जाता है। जे थॉम्सन, जे थॉम वर्ड आप ये इसी तरीके से लिखेंगे थॉम्प, ठीक है, थॉम्सन, जे थॉम्सन। नाउ अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, यानी अगर हम इन साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो इन साइंटिस्ट की ख़ास जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो क्या थी। सो लेट मी राइट सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स विच ही noted about the structure of atom. So he had the idea that there were particles even smaller than the atom. अब यहाँ पर जॉन डॉल्टन ने कहा कि everything is made up of atom और everything is made up of smaller particles which he called them atom. Now अब जोसेफ जो जे थॉम्सन थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि there were particles, यानी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल्स और भी हैं, एटम्स ही को पार्टिकल नहीं कहा जा सकता। देयर वर सम पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर दैन एटम्स। अब स्मॉलर से भी यानी छोटे से छोटे, हमने कहा कि पहले तो ये था कि एटम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जे थॉम्सन कह रहे हैं कि स्मॉलर दैन एटम भी कोई पार्टिकल होते हैं, सिर्फ एटम ही स्मॉलर पार्टिकल नहीं है। So using a cathode ray tube, Thomson discovered the existence of a subatomic particle, and that particle basically called the electron. So in Thomson atomic model, most of the space in an atom is made up of positively charged material with lots of tiny negatively charged electrons scattered through it. अब जो थॉम्सन का जो मॉडल आया, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से ये मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, जिसमें थॉम्सन ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो पेश किया। अब कौन से पार्टिकल्स आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर स्मॉलर देन एटम। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक डिस्कवरी जो है वो जे थॉम्सन ने पेश की। ना अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, एक एटॉमिक मॉडल उन्होंने पेश किया, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही ये जितने जो एक्सपेरिमेंटल वर्क थे वो परफॉर्म किए गए। सो इन थॉम्सन एटॉमिक मॉडल मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। अब उन्होंने इस
इसको दूसरा नाम दिया जाता है कैथोड रे ट्यूब। इसका नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और इसी ट्यूब की मदद से जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी सामने आई थी। सो फाइनली आफ्टरवर्ड्स उन्होंने एक मॉडल पेश किया, एटम का एक स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे पेश किया, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, जो कि अंदर मैं डाल रही हूँ माइनस का साइन, एंड दिस माइनस साइन शोज दैट these are electrons. And what are electrons? Electrons are the subatomic particles of an atom, and these are not only the subatomic particle but they contain the negative charge as well. Clear? So according to this atomic model, जो ज़्यादातर स्पेस नज़र आ रही है आपको इनसाइड ऑफ एटम, वो क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटीरियल। अब इसकी जो जितनी स्पेस आपको अराउंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रही है, ये पूरी स्पेस क्या है? ये स्पेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से कवर्ड है, यानी मैं प्लस का निशान अब लगा रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विद लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड थ्रू इट। और इसी पॉजिटिवली चार्ज एरिया के या मटेरियल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। नेगेटिव मीन माइनस का चार्ज है इनके ऊपर। तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था दैट वाज प्रपोज्ड बाय J.J. Thomson, that is Joseph John Thomson. Now students, next discovery is related to another scientist, and the name of scientist is Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. So according to Ernest Rutherford, only you can say Rutherford. Rutherford studied with J.J. Thomson at Cambridge University in England. रदरफोर्ड का जो एक तालीमी सिलसिला था वो J.J. थॉमसन के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मुकम्मल हुआ। उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की एंड फाइनली इन 1911 Rutherford fired a beam of positive particles against the thin gold foil, expecting them all to pass straight through. उन्होंने 1911 में एक ऐसा इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड। सो उन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने एक न्यूक्लियस जो है वो वाज़े किया कि एक न्यूक्लियस जो है वो एक सेंट्रल और डेंस पार्ट के तौर पे सेंटर में मौजूद है। एंड सिंपल थिंग उन्होंने क्या किया, इस एटम को उन्होंने तस्वुर किया कि ये गोल्ड फॉइल का एटम है। गोल्ड फॉइल यानी गोल्ड की एक शीट का सोने की एक शीट का जो है उन्होंने शीट लेने के बाद उसके एटम्स को कंसिडर कर लिया कि ये सोने के या गोल्ड फॉइल का एटम है, ये गोल्ड फॉइल्स एटम है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फायर करना शुरू की। फायर मीन क्या चीज़ फायर की? बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। इसके ऊपर जो है उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल्स की फायरिंग शुरू कर दी। जिस तरह से फायरिंग होती है, फायरिंग का मतलब जिस तरह से आपकी एक गन से जो है वो बुलेट्स जो है वो निकलती हैं, इसी तरीके से पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पे इन्होंने हीलियम जो है वो हीलियम ले लिया और हीलियम से बाकायदा तौर पे रेज़ निकलना शुरू हुई इस तरीके से। ये देखें रेज़ ऐसे बाकायदा निकल रही थी और उन्होंने इन रेज़ को इस तरीके से हिट किया, किसको? एटम को। जैसे ही इन रेज़ ने गोल्ड फॉइल को हिट किया तो फौरी तौर पे क्या हुआ कि इनमें से बहुत सारी जो रेज़ थी यानी बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो उसमें से पास थ्रू होने लगे। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दो रेज़ मैंने इसमें से एटम के अंदर से गुजार दी हैं। अब मज़ीद मैं यहाँ से थोड़ी सी और गुजार देती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ जो हैं वो उसमें से गुजर गई हैं। क्लियर? अब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक्सपेक्टिंग दैम ऑल टू पास स्ट्रेट थ्रू, यानी ज़्यादातर उन्होंने देखा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 6 रेज़ हैं, मैं आपके सामने 1 2 3 और एक यहाँ पर मैं और बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 रेज हैं. सो आउट ऑफ 6 रेज 4 रेज जो थी वो पासिंग स्ट्रेट थ्रू, यानी क्या हो गया, वो स्ट्रेट गुजर गई. उन्होंने कोई बैंडिंग शो नहीं की, उन्होंने कोई ये चीज़ नहीं देखी कि उनके रास्ते में कोई चीज़ आ गई तो वो एक ज़रा डिफ्लेक्शन शो कर दें. वो स्ट्रेट वहाँ से गुजर गई एटम के अंदर से. ठीक. अब क्या हुआ कि हाउएवर सम पार्टिकल्स वर रिपेल्ड, उनमें से कुछ पार्टिकल्स ने रिपेल्ड किया. रिपेल्ड का क्या मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स ने बजाय कि मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ये टकराया उस डेंस हिस्से से और रिफ्लेक्ट बैक हो गया, पीछे की तरफ ऐसे चला गया, वो उसमें से पास नहीं हुआ. इसी तरीके से कुछ जो हैं पार्टिकल्स क्या हुए, वो आए, टकराने के बाद थोड़ा सा उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, यानी वो इस तरीके से बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हुए, वापस नहीं मुड़ गए, बल्कि थोड़े से एंगल पे इस तरह से मुड़ गए. तो ये आपकी कुछ इस तरह की मैं थोड़ी सी कलरफुल बना लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपके कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो रिपेल्ड हो रहे हैं. तो ये वाला जो न्यूक्लियस से थोड़े से एच से टकराया, टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला गया, जबकि बाकी जो है वो सारी स्ट्रेट हैं. यहाँ आपको नज़र आ रही हैं 1 2 3 एंड 4 रेज जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी एटम से गुजर गई, यानी गोल्ड फॉल्ट के जो एटम है उसमें से गुजर गई. जबकि 2 जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि रिपेल्ड हो रही हैं. रिपेल्ड का मतलब रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं. एक आपको ये जो डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि जो एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये सम पार्टिकल्स थे. दीज आर द सम पार्टिकल्स विच आर रिपेल्ड, जो कि डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा टकराने के बाद स्ट्रेट नहीं जा रहे बल्कि डिफ्लेक्ट हो गए, एंगल अपना चेंज कर दिया. जबकि ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसको मैं ब्लैक से शो करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये लाइन यानी ये रे जैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर से टकरा रही है, यानी जो डेंस पार्टिकल है, डेंस हिस्सा है, इसके सेंटर से टकराने के बाद फ़ौरन इसमें बहुत बड़ा आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, और ये रिफ्लेक्शन भी शो कर रहा है कि सम पार्टिकल्स आर रिपेल्ड. यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है और सम हाउ यू कैन से डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी किसी भी एंगल या किसी भी डायरेक्शन में रे का बेंड हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड रिपेलिंग. क्लियर. एंड मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स, यानी ये वो 4 पार्टिकल्स थे जिनको यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू वाइल, कितने पार्टिकल्स यानी कितनी रेज मैंने आपको बताई, 6 में से 4 पार्टिकल्स एटम के अंदर से स्ट्रेट गुजर गए, जबकि 2 आउट ऑफ 6 यानी 1, ये 1 और ये 2, ये ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट नहीं आए बल्कि उन्होंने एक डिफ्लेक्शन की, रिपेल हो गए, और इन रिपेल की जो तादाद थी वो 2 रही आउट ऑफ 6. Now it will be clear to you. Now since positive particles can only be repelled by something positive, अब यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो हमारे जो पॉजिटिव और पॉजिटिव की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है. मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि एक चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी चीज़ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक दूसरे यानी दूर कर देना, अपने से दूर करना. लेकिन अगर एक चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है तो वो चीज़ एक दूसरे को आपस में एक तरफ माइल करती हैं, आपस में खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, अट्रैक्शन होती है. तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर रिपेलिंग हो रही है. सो रिपेल मीन अपने आप से दूर करना. इसका मतलब है कि जब ये 2 पार्टिकल यानी 1 और 2 जब ये उस डेंस हिस्से से टकराए तो उन्होंने क्या किया, वो उसकी तरफ नहीं गए बल्कि उससे रिपेल हो गए, दूर चले गए. सो दिस इज़ कॉल्ड रिपेलिंग. क्लियर. आफ्टरवर्ड्स रदरफोर्ड डिसाइडेड देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव बिट इन द सेंटर ऑफ ईच एटम. अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पे एटम के सेंटर में एक बिट है, एक एरिया है, एक हिस्सा है, यानी इसको उन्होंने कहा कि ये बिट है, एक ऐसा भारी हिस्सा है जिससे टकराने के बाद रेज जो हैं वो रिपेल हो गई हैं. ठीक. सो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव बिट. अब ये बिट उन्होंने किसको कहा, इस हिस्से को कहा जो कि आपके सामने ही नज़र आ रहा है. और ये क्या है, ये एक ऐसा हिस्सा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है.
इस हिस्से पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑल्सो दिस पॉजिटिव बिट मस्ट बी वेरी स्मॉल। अब पूरे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट हैव गॉट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब ये इतना छोटा सा है कि जब रेज इसमें से गुजरना शुरू हुई एटम के अंदर से तो ज़्यादातर इससे टकराए बगैर गुजर गई। कितनी थी जो टकराए बगैर गुजर गई, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये बिट यानी ये हिस्सा या एटम का ये मरकज़ी, ये दरमियानी हिस्सा बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से ज़्यादातर डिफ्लेक्शंस नहीं हुई बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पासिंग थ्रू हो गई पार्टिकल्स की। Now Rutherford's atomic model therefore had a tiny positively charged nucleus with electrons whizzing about in the space around it. So finally उन्होंने अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया, और अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज बाय द रदरफोर्ड उन्होंने कहा कि एटम क्या है। एटम के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल पार्ट कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस सेंट्रल बिट इज एक्चुअली कॉल्ड nucleus. Clear? Not only the nucleus but around the nucleus most of the area of an atom is empty, and nucleus with electron whizzing about in the space around, and the area around the nucleus is actually the space in which different electrons are orbiting, different electrons are present. Clear? यहाँ पर इन्होंने यही नहीं कहा कि न्यूक्लियस की जो है वो डिस्कवरी के हवाले से बात हुई, बल्कि उन्होंने कहा दैट इज़ मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। ये एरिया एम्प्टी है और इस एरिया के अंदर क्या चीज़ है, इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विजिंग कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक जगह पर ठहरे हुए नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह उनकी बाकायदा हरकत हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपना मॉडल पेश किया वो आपके सामने रदरफोर्ड मॉडल के नाम से पहचाना गया, एंड रदरफोर्ड मॉडल इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द टाइनी पॉजिटिवली चार्ज nucleus which is present in the center of atom. So this is the Rutherford atomic structure. Now student, last concept related to the structure of atom that is very important, presented by Niels Bohr, another scientist who made his contribution in the field of chemistry by finally describing the structure of atom, and he and along with Rutherford developed the atomic model. तो अगर आपसे कहा जाए कि नील बॉहर का क्या किरदार है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, तो उन्होंने रदरफोर्ड की तकरीबन 2 साल के बाद, रदरफोर्ड की डिस्कवरी के 2 साल बाद 1913 में फाइनल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज कर दिया कि रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ी सी चेंजेस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने फाइनली सजेस्ट कर दिया कि क्या है एक एटम का स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि एटम जो है बेसिकली एक डेंस हिस्से पर मुश्तमिल है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और साथ साथ इनके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, यानी प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स का भी उन्होंने एक एरिया जो है वो बता दिया जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। And around the nucleus electrons are present in the fixed energy level. उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड तो ये कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बस स्पेस में मौजूद हैं, बट अकॉर्डिंग टू नील बॉहर he suggested that electrons orbit the nucleus at high speed in the fixed orbit which are present around the nucleus. And finally we can say that according to the Niels Bohr atomic structure, here you can label it the nucleus, or nucleus contain 2 parts or particles which are protons having positive charge and the neutrons have no charge. Along with it you can also find some circles around the nucleus. For example, this is the first orbit. Orbit means circle, and this is called the second orbit of the atom. Second orbit. Orbit means circles which are present around the nucleus, and in these circles Niels Bohr also found the negatively charged particle of an atom called electrons.
So electrons are present in different orbits. Not only electrons are present in different orbits, but also they move in these orbits at high speed and in fixed orbit. For example, why we are calling it fixed orbit? For example, you can see here that first circle or the first orbit of an atom has two electrons, while the second orbit or circle of an atom contains 8 electrons, and they have fixed energy as well. Not only they have they are circling in the or moving in this fixed orbit, but they have the fixed energy. That is, these circles, these orbits have fixed energy as well, and they are very fast moving particles. They are moving at high speed, that is बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव करने वाले particles हैं. Therefore they are saying कि in around the nucleus they are highly speedy particles which are present in the structure of an atom. So finally we can say the Rutherford-Bohr's atomic model, both models help us to explain the periodic table. So these main concepts are related to the periodic table. So after having information related to the structure of atom, now you will able to understand the next lesson of the periodic table, that is related simply to the chemical symbols and some other informations which are actually based on these basic concepts about structure of atom proposed mainly by Rutherford and Niels Bohr. So this is the end of today's lesson about the intro of the periodic table. Allah Hafiz.